अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जो है यंग डॉक्टर्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स के लिए, हाउस ऑफिसर्स के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू देना चाहूँगा हाइपरटेंशन के रिलेटेड। हाइपरटेंशन इज़ वेरी कॉमन एंड द सिनेरियोज दैट वी ऑफन फेस इज़ के समवन वॉक्स इनटू योर क्लिनिक एंड यू चेक ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ हाई। So key decisions that you have to take is either to start the antihypertensive medicines for the rest of the life, or you just have to wait for some time. And otherwise, the other ways the patient can present is they land in emergency with high blood pressure. You manage the blood pressure and then you have to discharge them on medication. Which medication you are going to prescribe, how many medications you are going to prescribe, do you need any workup before prescribing any medication, and many other scenarios that are often difficult to decide. So let's go into the details step by step. So starting from scratch, the first thing every doctor should do is to confirm the blood pressure with a standard sphygmomanometer in a recommended way. And the recommended way is to go by the rules, and the rules are the patient should be sitting in a comfortable position and having back supported, और उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर कोई भी किसी किस्म की फ़िज़िकल स्टर्नस एक्टिविटी ना की हो, कोई सिगरेट ना पिया हो और कोई कैफ़ीन वाली ड्रिंक ना ली हो। अब आपने जब ब्लड प्रेशर इस तरह से चेक किया है तो अब आपने कोशिश करनी है कि उस रीडिंग को रिकॉर्ड कर लें। अगर तो वो रीडिंग बहुत हाई है तो उसके बारे में फिर आगे बात करते हैं, लेकिन द मैसेज इज़ टू ऑलवेज चेक द ब्लड प्रेशर इन रिकमेंडेड वे, and if the readings are in between where it's not very dangerous, for example it's not a clinical hypertensive emergency or urgency, then you have to send the patient back to home and advise them ambulatory blood pressure monitoring, यानी चलते फिरते अपना ब्लड प्रेशर एक डिवाइस के ज़रिए रिकॉर्ड करते रहें और एक हफ़्ते के बाद आपके पास तशरीफ़ लाएं। या फिर होम ब्लड प्रेशर monitoring यानी घर पर एक रिकमेंडेड कैलिब्रेटेड स्फिग्मोमैनोमीटर के ज़रिए एक पूरा हफ़्ता अपनी जो है एक दिन में मुख्तलिफ़ ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स का रिकॉर्ड बनाकर आपके पास आएँ और आप फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करें। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बाद जब आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्लासीफाई द पेशेंट इनटू स्टेजेस और ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो उसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ जो हैं, उन्होंने अपने अपने कट ऑफ्स बनाए हुए हैं, लेकिन इन शॉर्ट कि आपने हमेशा उन्हें क्लासीफाई करना है। अगर हम बात करें नाइस गाइडलाइंस की तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 150/90 या 150/95 का कट ऑफ को उन्होंने स्टेज 2 हाइपरटेंशन का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, चेक ब्लड प्रेशर और डू एम्बुलेटरी और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, देन क्लासीफाई हाइपरटेंशन एंड देन टेक द नेसेसरी स्टेप अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ वे आउट्स हो सकते हैं। अगर किसी की हाइपरटेंशन या फिर जस्ट हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग का जो रिकॉर्ड है वो इस नतीजा पर पहुंचता है कि उनका ब्लड प्रेशर जस्ट एक दफ़ा आपके पास आने की वजह से ही बढ़ा था, जिसको प्रीवियसली वाइट कोट हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता था, तो यहाँ उनको कोई ड्रग कंटिन्यूसली स्टार्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है और वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में फॉल करता है, तो यहाँ अब आपने देखना ही है कि अगर उनको कार्डियोवास्कुलर, रीनल या फिर डायबिटीज़ या 10 साल का एक्सपेक्टेड हार्ट की डिजीज़ का रिस्क 10% से ज़्यादा है इन 10 ईयर, तो फिर आप उसको ड्रग स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ स्टेज 2 हाइपरटेंशन वालों को आपने ड्रग ज़रूर स्टार्ट करा देनी है। अब आपने ये आंसर्स तकरीबन आपको मिलने के बाद आप तकरीबन एड्रेस कर लेंगे इन सिचुएशन को। नेक्स्ट इज़ नाउ कि आपने ड्रग जो है अब सोच लिया कि स्टार्ट करनी है। ड्रग सिलेक्शन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फील्ड के वेयर ऑफन जूनियर डॉक्टर्स स्ट्रगल अ लॉट। तो यहाँ पर प्रीवियस गाइडलाइंस जो थी वो बताती थी कि आपको एज के अकॉर्डिंग, और सम टाइम कुछ बुक्स में आपको डिफरेंट एमसीक्यूज रेस और जेंडर के रिलेटेड भी टेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस प्रीवियसली इट वाज के अगर 55 से नीचे है तो आपने एस इनहिबिटर्स या एआरबीज में से कोई एक ड्रग सेलेक्ट करनी है। 55 से ऊपर है तो आपने
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रेफर करना है। बट रीसेंट गाइडलाइंस हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स कि वहाँ पर आपके पास लो डोज सिंगल पिल कंबाइंड प्रेपरेशन, यानी कि जो ड्रग्स जिसमें एक गोली के अंदर 2 मेडिसिन होती हैं, जिसमें आपके पास एक्सटोर या कोवैम या इससे मिलती जुलती और मेडिसिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। कुछ नई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उनको शुरू में लो डोज में आप जो है स्टार्ट करें, देन 2 वीकली रिव्यू करें, और अगर उस लो डोज से पेशेंट की हाइपरटेंशन के गोल्स अचीव नहीं हो रहे, जो कि एज और कोमॉर्बिड्स के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होते हैं, उनको आपने फिर 2 वीकली उनकी डोज बढ़ा देनी है। तो इसी तरह आपका जो हाइपरटेंशन की ड्रग स्टार्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो मैनेजमेंट है, उसमें स्टेप 1 में आप फर्स्ट ड्रग स्टार्ट कर देंगे, स्टेप 2 में आप उस ड्रग के अंदर एक ड्रग की एडिशन या उसकी डोज बढ़ा देंगे, स्टेप 3 में आप फिर 3 ड्रग्स इंक्लूड करेंगे, जिसमें अगर ऑलरेडी आप A+C यानी एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑलरेडी दे रहे थे, तो उसमें आप एडिशन डायूरेटिक्स की यानी डी की कर देंगे। इस तरह फिर स्टेप 4 में आ जाता है कि आपने फिर फोर्स ड्रग की एडिशन करनी है, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप भी एग्जिस्ट करता है कि आप हो सकता है स्पेशलिस्ट को रेफरल कर दें, जो कि आई थिंक नेफ्रोलॉजिस्ट आर द गुड ऑप्शन के जो अच्छी हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में आपको गाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर स्टिल 4 ड्रग्स के बाद भी आपकी ब्लड प्रेशर की जो रिक्वायर्ड गोल्स अचीव नहीं हो रहे, तो वहाँ फिर आपने क्या करना है कि आपने फर्दर जो ड्रग्स कुछ ऐड करनी है, लेकिन बेटर इट इज़ कि आप उसको स्पेशलिस्ट रेफरल का कंसिडर करें। इसमें मैं और भी बताना चाहूँगा कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग अबाउट द बेस्ट ड्रग फॉर any person who is struggling from hypertension, so then always do consider case there are some compelling indications for any drug and some compelling contraindication. For example, if someone is suffering from hyperthyroidism, तो वहाँ पे आपके पास जो बीटा ब्लॉकर्स आर ए गुड ऑप्शन, and if someone is suffering from, for example, prostate issues, then alpha blockers will address both of these issues at the same time. सो इस तरह जो कंपेलिंग कंट्राइंडिकेशन है, वहाँ पे आपने प्रेगनेंसी में एस इनहिबिटर्स को अवॉइड करना है। ये चीज़ें ज़रूर सोचें। अब इसके बाद आप जो हैं वो कुछ रूल्स याद कर लें कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव डायग्नोज हो जाए, आपने उनकी हमेशा सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो काजेज़ हैं, उनका जो वर्कअप है वो कंप्लीट करवाना है। उसमें आपके सबके नॉलेज में होगा कि आपके पास एंडोक्राइनल काजेज़ हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इसकी कॉमनेस्ट काज है एंडोक्राइन के केसेस में, और रीनल डिजीज़ में आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये इसकी कॉमन काजेज़ हैं। यानी आपने सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काजेज़ को जहन में रखते हुए वर्कअप एडवाइस करना है, जो कि कॉमनली आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन कंप्लीट, अल्ट्रासाउंड और इस तरह की चंद और इन्वेस्टिगेशन आपकी सेकेंडरी काजेज़ को एड्रेस कर लेंगी। अब आपने जब सेकेंडरी काजेज़ रूल आउट कर ली, तो नाउ यू हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसकी के साथ आपने ऑन दैट वेरी डे प्लान बना लेना है कि आपने टारगेट ऑर्गन डैमेज को फौरी असेस कर लेना है। यानी कि बाज़ औक़ात बहुत से पेशेंट कई महीनों और कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, दे ऑलरेडी हैव डैमेज देयर टारगेट ऑर्गन्स, जो आपको पता है कि जिसमें किडनीज़ हैं, आइज़ हैं, यानी मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर जो एस्पेक्ट्स होते हैं क्रोनिक डिजीज़ जिसमें आपकी हाइपरटेंशन है, उनको आपने साथ ही देख लेना है। तो अगर इन केस आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आपने फिर 5 ईयरली उन टारगेट ऑर्गन्स को असेस करते रहना है। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक यू आर गोइंग टू मैनेज hypertension in a better way. So let's quickly revise that. In a case of hypertension, first make sure the blood pressure checking method is right, then do ambulatory or home blood pressure monitoring, do average calculation, classify the hypertension, and then take the next best step according to the stage of the hypertension. Do consider compelling indication and contraindications. Always rule out the secondary causes of hypertension, screen the target organ damage, and also frequently assess target organ damage on next visits. I hope this video is going to help you people, and my request is to like my video,
subscribe my channel and share this video with your friends as well.